नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हेट स्पीच संबंधी अपराधों के मामलों में शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में जोखिम तो है, लेकिन अब इसे रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बढ़ी हुई निगरानी से बाहर आ गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पैनल के अध्यक्ष ने वन संरक्षण नियम 2022 को अभी लागू नहीं करने की सिफारिश की है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत की बजाय उत्तर भारत में गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हेट स्पीच संबंधी अपराधों के मामलों में शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। उच्चतम न्यायालय देश में हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस संबंध में न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में ये शामिल किया गया है कि हेट स्पीच संबंधी मामले स्वतः संज्ञान पर दर्ज किए जाने चाहिए और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा शीर्ष न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अलग अलग प्रावधानों को रेखांकित किया है। इनके तहत हेट स्पीच के आरोपियों पर मामला दर्ज किया जा सकता है। इनमें धारा 153A, 153B और 295A शामिल हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जारी निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई में किसी भी तरह के संकोच को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच की परिभाषा दी है। इसके अनुसार आम तौर पर नस्ल, निर्जातीयता, लिंग, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। हालांकि भारत में हेट स्पीच की कोई विशेष कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है। हेट स्पीच से निपटने के लिए और भी कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि विधि आयोग ने विशेष रूप से हेट स्पीच को आपराधिक बनाने के लिए आईपीसी में 2 नई धाराएं प्रस्तावित की थी। ये धाराएं हैं धारा 153C और धारा 505A। इसी तरह के प्रस्ताव बेज बरुआ समिति और विश्वनाथन समिति ने भी प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा वर्ष 2020 में गठित आपराधिक कानूनों में सुधार पर समिति भी हेट स्पीच से निपटने के लिए विशेष प्रावधानों की संभावनाओं की जांच कर रही है। और आइए अब आपको बताते हैं हेट स्पीच पर उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णयों के बारे में। कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 2004 वाद की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्य या जिला प्राधिकरणों को किसी ऐसे व्यक्ति के राज्य या जिले में प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार है जिसका कोई भाषण लोक व्यवस्था भंग कर सकता है। इसके अलावा प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य 2014 वाद में उच्चतम न्यायालय ने भड़काऊ भाषण देने वाले राजनेताओं के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में जोखिम तो है, लेकिन अब इसे रोका नहीं जा सकता। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था, विशेषकर बाह्य क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर के बढ़ते आकार को देखते हुए अपने उपायों को और दुरुस्त करने की जरूरत है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए में लेन देन को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही अन्य चालू खाता संबंधी लेन देन भी रुपए में किए जाते हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को भी अपनाया जाएगा। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब है कि स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि रुपया को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों यानी डॉलर और विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की पूरी स्वतंत्रता है। वर्तमान में भारत में पूंजी खाते में आंशिक और चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति है। ऐसे में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से ये लाभ होगा कि व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होने की वजह से भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की जरूरत कम हो जाएगी। दूसरे देशों की घटनाओं के आर्थिक प्रभाव में आने का खतरा कम हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा अस्थिरता का जोखिम कम हो जाएगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से व्यवसायों की सौदेबाजी
सौदेबाजी की क्षमता बढ़ जाती है और सीमा पार व्यापार तथा निवेश की लेन देन लागत कम हो जाती है। हालांकि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कई चुनौतियां और जोखिम भी हैं। इससे घरेलू मौद्रिक नीति और अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से अनिवासी भारतीय रुपए में भारतीय परिसंपत्तियों की खरीद करेंगे और भारत में अपने खाते के बैलेंस को रुपए में ही बनाकर रखेंगे। इस तरह की परिसंपत्तियां दूसरे देशों की आर्थिक घटनाओं के प्रति जोखिम को और बढ़ा सकती हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए जुलाई 2022 में एक तंत्र स्थापित किया गया था। घरेलू ब्याज दर और मुद्रा बाजारों को विदेशी रुपया बाजारों से जोड़ा जा रहा है। ये खबर पेपर 2 के टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन के एक निर्णय से जुड़ा है। दरअसल पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF की बढ़ी हुई निगरानी से बाहर आ गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन पर अंकुश लगाने के लिए किसी देश पर अपनी निगरानी बढ़ा देता है। इसे ग्रे सूची में डालना भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले 4 वर्षों से ग्रे सूची में शामिल था। FATF ने निकारागुआ पर से भी बढ़ी हुई निगरानी को हटा लिया है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा करना है। FATF के 39 सदस्य हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। FATF उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिनका उद्देश्य गैर कानूनी गतिविधियों और इससे समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। और ये मानक हैं वैश्विक धन शोधन रोधी मानक और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण मानक। FATF की 2 सूचियां हैं, एक है ग्रे सूची और एक है ब्लैक सूची। ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर बढ़ी हुई निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार कहा जाता है। ये उन देशों की सूची है जो धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए अपनी शासी संरचना में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। ग्रे सूची में शामिल देशों को कई तरह का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा IMF, विश्व बैंक, ADB जैसी संस्थाओं और अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या आती है। ऐसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है। इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। ब्लैक सूची आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल देशों को उच्च जोखिम के अधीन क्षेत्राधिकार माना जाता है। ये उन देशों की सूची है जिन्हें FATF धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण से निपटने के वैश्विक प्रयास में सहयोग नहीं करने वाला मानता है। जब कोई सूचीबद्ध देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की AML या CFT व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रगति दिखाता है तो उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। अगली खबर पेपर 2 से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पैनल के अध्यक्ष ने वन संरक्षण नियम 2022 को अभी लागू नहीं करने की सिफारिश की है। NCST पैनल के अध्यक्ष के मुताबिक नए नियम आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों को कम करते हैं, इसलिए अध्यक्ष ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इन नियमों को अभी लागू नहीं करने की सिफारिश की है। वन संरक्षण नियम 2022 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कार्यान्वयन से संबंधित हैं। नए नियमों के उद्देश्य हैं अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और वन क्षेत्र बढ़ाने में सरकार की मदद करना। ये नियम वन भूमि के गैर वानिकी उपयोगों के लिए हस्तांतरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। गैर वानिकी उपयोगों में शामिल है राजमार्ग विकास, रेलवे लाइनों को बिछाना, खनन गतिविधियां आदि। नए नियमों के प्रमुख प्रावधानों के तहत एक सलाहकार समिति, प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा। वनवासियों के वन अधिकारों से संबंधित मामलों के निपटान और वन भूमि के गैर वानिकी उपयोगों के लिए हस्तांतरण की अनुमति देने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। इसके अलावा नए नियमों के तहत अलग अलग तरह की परियोजनाओं के लिए समीक्षा की समय सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि इन नियमों के खिलाफ कई चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं, जैसे ये वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप नहीं है। इस अधिनियम के मुताबिक वनवासियों की पारंपरिक भूमि पर किसी परियोजना की अनुमति देने से पहले सरकार
परिवार को उनकी सहमति लेने की जरूरत होती है। किसी परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने से पहले ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूर्व आवश्यकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो NCST संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य देश में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। NCST में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी सील द्वारा करता है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक कृषि क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत की बजाय उत्तर भारत में गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। NSO की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत के 6 गन्ना उत्पादक राज्यों ने वर्ष 2011 से 2020 के बीच अपने गन्ना उत्पादन मूल्य में 42% की वृद्धि दर्ज की है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड। इस अवधि के दौरान दक्षिण के 5 गन्ना उत्पादक राज्यों के उत्पादन मूल्य में 32.4% की गिरावट आई है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और इस बदलाव का कारण ये है कि एक तो उत्तर भारत बहुत ही सिंचित क्षेत्र है। उत्तर भारत में केंद्र के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP के अलावा उच्च राज्य परामर्श मूल्य भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार FRP की पेशकश करती है, जबकि राज्य SAP के नाम से गन्ने का मूल्य तय करते हैं। SAP आमतौर पर FRP से ज्यादा होता है। इसके अलावा दक्षिणी राज्य अपने जल संसाधनों का अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए अधिक उपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि गन्ना उत्पादन के लिए भारत में गन्ने की खेती के लिए 2 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। एक है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि शामिल हैं। कलम के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 32 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तापमान के 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने पर इसकी वृद्धि दर धीमी हो जाती है। इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक या बहुत कम तापमान गन्ने के रस की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और इस तरह चीनी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर संभावित चक्रवाती तूफान सितरंग से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर NCMC का गठन किया था। इसका उद्देश्य राहत उपायों और कार्यों का प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन करना है। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ये प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। सभी संबंधित मंत्रालयों या विभागों और एजेंसियों के सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं। NCMC आवश्यक समझे जाने पर संकट प्रबंधन समूह को निर्देश भी देती है। ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान निवास वाले राज्य से अलग किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करता है। ट्रांजिट बेल या गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए कोई व्यक्ति निकटतम सक्षम न्यायालय की शरण ले सकता है। ऐसे मामले में जिस स्थान पर मामला दर्ज किया गया है या जहां अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, वो स्थान बेल देने वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होता है, क्योंकि ऐसे मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न निहित है। इसलिए ट्रांजिट बेल व्यक्ति को गिरफ्तारी से केवल अस्थायी संरक्षण प्रदान करती है। इसके साथ ही ये व्यक्ति को समुचित न्यायालय तक पहुंचने का समय प्रदान करती है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद नारेडको ने सदस्य डेवलपर्स को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक वित्त समिति का गठन किया है। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त स्व-विनियामकीय निकाय है। इसे वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। ये भारत के प्रमुख रियल एस्टेट सरकारी उद्योग संघ के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री नारेडको के मुख्य संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य सरकार, रियल एस्टेट उद्योग और आम जनता की रियल एस्टेट संबंधी चिंताओं को दूर करने और इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के लिए प्रभावी समाधान खोजने के लिए एक वैध मंच प्रदान करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारें स्वेच्छा से प्रसारण का कार्य नहीं कर सकती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के किसी भी मंत्रालय या विभाग या फिर उससे संबद्ध संस्थाओं को भविष्य में प्रसारण या फिर प्रसारण गतिविधियों के वितरण व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जो संस्थाएं पहले से अपना कंटेंट प्रसारित कर रही हैं, उन्हें लोक प्रसारक प्रसार भारती के माध्यम से ही इसे प्रसारित करना होगा। प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। ये वर्ष 1997 में अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम के तहत की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसारण से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। इससे पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक यानी ट्राई ने भी प्रसारण के व्यवसाय में राज्य सरकारों के प्रवेश को रोकने की सिफारिश की थी। स्कॉच्ड अर्थ रणनीति। यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में रूस पर स्कॉच्ड अर्थ रणनीति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। स्कॉच्ड अर्थ रणनीति का मतलब है सैन्य रणनीति का एक हिस्सा जिसके अंतर्गत ऊर्जा आपूर्ति, पुलों, कृषि क्षेत्रों, सड़कों, रेल मार्गों आदि सहित शत्रु के लिए उपयोगी किसी भी सुविधा आदि को नष्ट करना है। रूस ने विद्युत और जल आपूर्ति लाइनों सहित सिविल बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ये रणनीति युद्ध में बढ़त बनाए रखने के लिए शत्रु के संसाधनों को समाप्त करने का प्रयास करती है, साथ ही उसका मनोबल भी तोड़ती है। इस रणनीति के तहत नागरिकों को हानि पहुंचाना वर्ष 1977 के जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। भारत में छत्रपति शिवाजी की सेना स्कॉच्ड अर्थ रणनीति के इस्तेमाल के लिए विख्यात थी। और अगला टॉपिक है एनवायरमेंट, जैव विविधता से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी अर्डियोटिस नाइग्रिसिप्स ये सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसे स्थानीय रूप से गोडावण के नाम से भी जाना जाता है। इसके पर्यावास में शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियों वाला खुला क्षेत्र, लंबी घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि शामिल हैं। ये सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में पाई जाती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। IUCN की स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के महत्वपूर्ण स्थल हैं डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, नलिया गुजरात, महाराष्ट्र का वरोरा और कर्नाटक का बेल्लारी। हालांकि इसके समक्ष जो संकट है वो है शिकार का, पर्यावास की हानि का, इसके अलावा अंडों का शिकार करने वाले शिकारियों का और हाई टेंशन पावर लाइंस का। संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। हाल ही में संपूर्णानंद टेलीस्कोप के संचालन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये टेलीस्कोप आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में नैनीताल की मनोरा चोटी पर स्थित है। एरीज प्रेक्षण मूलक खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषता रखता है। संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप के प्रमुख उपकरण हैं क्रेसग्रेन प्लेट होल्डर, माइनेल कैमरा, फोटो इलेक्ट्रिक फोटोमीटर और पोलरीमीटर। SOT का उपयोग व्यापक रूप से धूमकेतुओं के प्रकाशीय प्रेक्षण ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों द्वारा प्रक्षादन, तारा बनाने वाले क्षेत्रों और तारा समूहों, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली आदि के अध्ययन के लिए किया गया है। इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण खोजें भी की गई हैं, जैसे कि यूरेनस, शनि और नेपच्यून के वलयों की खोज की गई। गामा किरणों के प्रस्फुटन के ऑप्टिकल आफ्टरग्लो का पता लगाया गया। माइक्रो लेंसिंग घटना की खोज की गई। इसके अलावा नैनीताल केप सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत कई तारों में भूकंप की खोज की गई। वैक्सीन प्रावधानों पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह। हाल ही में विश्व स्तर पर हैजा के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस कारण से हैजा के उपचार से संबंधित टीकों में व्यापक कमी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ICG ने मानक 2 खुराक वाली वैक्सीन प्रणाली को निलंबित कर दिया है और इसके स्थान पर अब एकल खुराक वाले टीकों को अपनाया जाएगा। हैजा छोटी आंत में होने वाला एक तीव्र अतिसारीय संक्रमण है। ये संक्रमण कभी कभी घातक निर्जलीकरण का कारण भी बनता है। ICG की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। इसे प्रमुख रोग प्रकोपों के दौरान देशों को आपातकालीन वैक्सीन आपूर्ति तथा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रबंधन और समन्वय के लिए स्थापित किया गया था। ICG रोग प्रकोपों से निपटने के लिए पर्याप्त आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसके लिए ये हैजा, मेनिंजाइटिस और पीले बुखार के टीकों के लिए वैश्विक स्टॉक स्तरों पर टीकों की सुरक्षा की निगरानी करता है। ICG यानी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह का गठन विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदस्यों से मिलकर हुआ है।
पुलित्जर पुरस्कार। वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में 22 श्रेणियों में ये पुरस्कार देती है। इस पुरस्कार का नाम जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया है। पहला पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 1917 में प्रदान किया गया था। इन पुरस्कारों की घोषणा पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर कोलंबिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष करता है। गोविंद बिहारी लाल पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1937 में ये पुरस्कार प्राप्त किया था। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। माणा ला दर्रा, ये उत्तराखंड में है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने माणा गांव चमोली जिला में माणा दर्रे तक कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला रखी है। माणा दर्रा 18,192 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत और चीन की सीमा के बीच अंतिम बिंदु है। ये भारत और तिब्बत के बीच का एक प्राचीन व्यापार मार्ग भी है। इसे डूंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। माणा गाँव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दें कि माणा गांव में ज्यादातर मंगोल जनजाति के भूटिया लोग रहते हैं। माणा गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी अलकनंदा की एक मुख्य सहायक नदी है। ये माणा गांव के पास अलकनंदा में मिलती है, जिससे केशव प्रयाग संगम का निर्माण होता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।